2 फरवरी 2019 को दिल्ली में रहने वाली आरजू चौहान अचानक गायब हो जाती है। घर वालों के ढूंढने पर भी उनका कोई पता नहीं मिलता। लेकिन 7 फरवरी को एक घर के वेंटिलेशन शाफ्ट में उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है। आरजू के घर वाले इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है वो कातिल जिसने उसे मारकर उस वेंटिलेशन शाफ्ट में रखा है। हेलो दोस्तों, टुडे आई डिस्कस अबाउट आरजू चौहान मर्डर केस। इस कहानी की शुरुआत दिल्ली के आरजू चौहान नाम की एक लड़की से होती है। आरजू दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, इसलिए सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए चली जाती थी। लेकिन 2 फरवरी को कॉलेज के लिए लेट हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं करती और 8 बजे घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। आरजू कॉलेज से दोपहर 2 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन जब कभी उसे आखिरी पीरियड अटेंड करना होता था तो उसे घर आने में 4 बज जाते थे। लेकिन उस दिन जब वो घर नहीं लौटती तो उसकी माँ कविता ने उसे फ़ोन किया कि इस समय वो कहाँ है और कब तक घर लौटेगी। लेकिन आरजू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार कॉल करने पर भी उससे बात नहीं हो पाती थी। आरजू की मम्मी परेशान हो गई थी कि आरजू ने फ़ोन को क्यों स्विच ऑफ किया है। जब ये बात आरजू के पापा संजीव को पता चला तो उसने अपने पत्नी को समझाया कि फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होगा। तुम परेशान मत हो, अब वो छोटी बच्ची नहीं है जो तुम इतनी चिंता कर रही हो। 1 से 2 घंटा बीत जाने के बाद भी आरजू घर नहीं आती। तब उसकी माँ फिर से कॉल करती है, लेकिन इस बार भी उनका फ़ोन बंद आ रहा था। अब आरजू की माँ उसकी सहेली सिमरन का नंबर निकालकर उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि आंटी, आज तो मैं कॉलेज नहीं गई थी, इसलिए मुझे आरजू के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद आरजू की दूसरी सहेली राधिका को फ़ोन किया तो पता चलता है कि वो भी उस दिन छुट्टी पर थी। जैसे तैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे ही आरजू के मम्मी पापा परेशान होते जा रहे थे, क्योंकि जवान बेटी के गायब हो जाने से माँ बाप पर क्या गुजरती है, इस बात को वो लोग अच्छे से महसूस कर रहे थे। बेटी को इधर उधर ढूंढते हुए रात के 11 बज जाते हैं, पर आरजू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। रात 11:30 बजे संजीव अपनी पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन पहुँचे। उसने थाना प्रभारी राम अवतार यादव को अपनी बेटी आरजू के बारे में सब कुछ बताया और मिसिंग कंप्लेन लिखवाया। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। अब 3 फरवरी को सवेरे होते ही संजीव चौहान अपनी बेटी की तलाश में निकल जाते हैं। सबसे पहले वो लक्ष्मीबाई कॉलेज गए, जहां आरजू पढ़ाई करती थी। वहां के प्रिंसिपल से मिलकर उन्होंने कॉलेज गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। उस फुटेज को देखने से ये पता चल गया कि सुबह 9:02 पर आरजू कॉलेज आई थी। अब प्रिंसिपल ने उस प्रोफेसर को बुलाया जो पहले और दूसरे पीरियड में आरजू को पढ़ाती थी। प्रोफेसर ने बताया कि आरजू ने केवल पहला पीरियड ही अटेंड किया था। अब सवाल ये है कि पहले पीरियड अटेंड करने के बाद आरजू कहाँ चली गई। संजीव चौहान ने आरजू के साथ पढ़ने वाली कुछ लड़कियों से बात की तो 2 लड़कियों ने बताया कि आरजू से मिलने नवीन खत्री नाम का व्यक्ति आया था। आरजू और नवीन एक ही मोहल्ले में रहते थे और दोनों के बीच कई सालों से गहरी दोस्ती थी। लेकिन ये दोस्ती प्यार में बदल गई और वे दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन एक ही गांव के होने की वजह से दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे। करीब 4 महीना पहले आरजू के घर पंचायत हुआ था, जिसमें नवीन के घर वाले भी आए थे। पंचायत में ये तय हो गया था कि आज के बाद दोनों बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे और दोनों के घर वाले अपने अपने बच्चे को संभाल के रखेंगे। अब आरजू के पापा कॉलेज से घर आ जाते हैं। आरजू के लापता होने वाली बात आरजू के घर वालों के अलावा किसी और को अभी तक नहीं पता था, क्योंकि आरजू के घर वाले बदनामी से डरते थे, इसलिए अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया। वे अकेले ही उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन आरजू का कुछ पता नहीं मिला। आरजू के परिवार इस दर्द को जितना दबाना चाहते थे, वो उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने बात को छुपाना उचित नहीं समझा और रिश्तेदारों को बेटी के गायब होने के बारे में बता दिया। उन्हें ये भी बताया कि कॉलेज की लड़कियों से पता चला है कि आरजू कॉलेज से नवीन खत्री के साथ कार में कहीं गई थी,
नवीन की शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो चुकी थी और अगले दिन यानी 5 फरवरी को उसकी शादी थी। परिवार वालों के सलाह पर कविता ने आरजू के बारे में पता करने के लिए नवीन के बड़े भाई संदीप खत्री को फ़ोन किया। तब आरजू की मम्मी कविता कहती है, देखो बेटा, आरजू 2 दिन से घर नहीं आई है। मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे भाई नवीन के टच में थी और वही कॉलेज से लेकर गया है। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मैं पुलिस कार्रवाई करूँगी। तब संदीप कहता है, नहीं आंटी, वो नवीन के टच में नहीं थी। किसी ने आपको गलत बताया है। आप बेवजह नवीन पर शक कर रहे हो। कल नवीन की शादी है। रही बात आरजू की, तो हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे क्योंकि आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तब कविता कहती है, ओके ठीक है, आज शाम 5 बजे तक मेरी बेटी आ जानी चाहिए। संदीप ने कहा, ओके आंटी। अब संदीप ओके तो कह दिया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो आरजू को कहाँ और किस जगह पर ढूंढे। घर में शादी भी था तो सारा काम खुद ही देख रहा था। आरजू के मम्मी पापा बेटी की चिंता में रो रो कर बुरा हाल हो गए थे। संदीप खत्री से बात किए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया। कविता ने फिर संदीप को फ़ोन किया, संदीप क्या हुआ? अभी तक तुमने आरजू के बारे में कुछ नहीं बताया। संदीप कहता है, आंटी मैं उसे कहाँ से ढूंढूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे घर में कल शादी है, मैं बहुत बिजी हूँ। आरजू की मम्मी कहती है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं शादी में हंगामा मचा दूंगी। तब संदीप ने अपनी दादी राज रानी को फ़ोन दिया। तब उसने कहा, बेटी के गायब होने का दुख हमें भी है। हमने नवीन को इतना टाइट कर दिया है कि वे 3 महीने से अपनी बहन के घर रहता है और वहीं अपना काम भी करता है, यहाँ आता भी नहीं है। हम अब आरजू को कहाँ से ढूंढें? कविता कहती है, मुझे पता चला है कि नवीन उसे कॉलेज से कार में कहीं लेकर गया था और आप कैसे कह रहे हो कि वो आरजू से मिला नहीं है? प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दिला दो। ये कहते हुए आरजू की माँ रो पड़ी। अब अगले दिन 5 फरवरी को नवीन की शादी थी, तो कविता ने सोचा कि शादी के बाद नवीन हमारी बेटी को ढूंढने में मदद करेगा, इसलिए एक दिन और चुप रहती है। लेकिन 6 फरवरी के शाम तक संदीप खत्री और उसके घर वाले ने आरजू के बारे में कुछ नहीं बताया। तब चौहान परिवार थाने पहुंचकर शक के आधार पर नवीन खत्री के खिलाफ बेटी का किडनैपिंग रिपोर्ट लिखवाया। किडनैपिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और पुलिस की टीम नवीन के घर पहुंचती है, लेकिन वो घर पर नहीं मिलता। उसकी मां ने बताया कि वो नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने गोवा गया है। लेकिन उसी दिन रात 10 बजे पुलिस टीम को खबर मिलता है कि नवीन एक बस से आ रहा है। ये खबर मिलते ही पुलिस शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो उसके गोवा जाने वाली खबर मिली थी। पुलिस के पास उसका फ़ोटो था, इसलिए बस की तलाशी शुरू हो गई और एक बस में नवीन खत्री मिल गया। पुलिस को देखते ही नवीन भागने लगा, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लिया। जब पुलिस आरजू के बारे में पूछा तब उसने कहा, 4 महीने पहले जब पंचायत हुआ था तब से मैं बातचीत करना बंद कर दिया हूँ। अब तो मेरी शादी हो गई है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तब पुलिस ने कहा, कॉलेज गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरजू तुम्हारे साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। नवीन कहता है, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उस दिन सुबह से अपने शादी के कार्ड बांट रहा था। अब पुलिस नवीन के कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि 2 फरवरी 2016 को सुबह 9 बजे आरजू से उसकी बात हुई थी और उसी समय फ़ोन की लोकेशन लक्ष्मीबाई कॉलेज दिखा रहा था। इससे साफ हो गया था कि नवीन झूठ बोल रहा है। जब पुलिस ने उसके सारे सबूत दिखाकर पूछताछ किया तो नवीन एक्सेप्ट करता है कि आरजू का मर्डर उन्होंने ही किया है। तब नवीन सारी चीज़ बताता है। 5 फरवरी 2016 को शादी तय हो गया था। ये बात जब आरजू को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो जाती है और धमकी देने लगती है कि मैं किसी और से तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। आरजू की इस धमकी से नवीन डर जाता है। धमकी वाली बात नवीन के घर वालों को पता चल जाता है तो वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की से कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसे जैसे नवीन की शादी नज़दीक आ रहा था
उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। नवीन को इस बात का डर था कि वो शादी में पहुंचकर कोई बवंडर ना कर दे। अब आरजू उसके लिए मुसीबत बन गई थी। तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को शादी का कार्ड दे चुका था। बाकी बचे लोगों को 2 फरवरी को कार्ड बांटने और दोपहर में अपनी बहन को लाने जाना था। उसी दिन आरजू से बात हुई तो उसने शादी का दबाव बनाया, तो नवीन ने उसी दिन आरजू से छुटकारा पाने का फैसला ले लिया। 2 फरवरी को आरजू अपने समय पर कॉलेज चली गई। उसी समय नवीन से उसकी बात हुई थी, तो उसने 9:30 बजे कॉलेज के गेट पर मिलने के लिए कहा। आरजू पहला पीरियड अटेंड करने के बाद कॉलेज गेट पर नवीन के पास पहुंची। तब आरजू को अपने कार में बैठाकर अपने बुआ के घर पहुंचा। कार को सड़क पर पार्क करके अकेले बुआ के घर कार्ड देने गया। आरजू बार बार यही कह रही थी कि तुम शादी के कार्ड बांट तो रहे हो, लेकिन ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन नवीन ने तो कुछ और ही सोचा था, इसलिए आरजू की बात को सीरियस नहीं लिया। 12:30 बजे अपने बुआ के गांव से निकल गया और दोपहर तक उसे अपनी बहन के घर पहुंचना था, इसलिए कार को तेजी से चलाने लगा। इसी बीच आरजू शादी को लेकर उससे बहस करती रही। वहीं सुनसान सड़क पर नवीन ने कार रोक दिया। क्योंकि आरजू उसे बार बार धमकी दे रहा था, तो नवीन को गुस्सा आ गया और उसके गले में लगी चुन्नी से उसका गला घोंट दिया, जिससे आरजू की मौत हो गई। आरजू के मरते ही नवीन के हाथ पैर फूल गए। आरजू के पास 2 मोबाइल फ़ोन था। उसने दोनों के सिम कार्ड निकाल दिए और डेड बॉडी को डिक्की में डाल दिया। अब जैसे ही वो बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन तैयार बैठी थी। अपनी बहन को गाड़ी में बैठाया और घर के लिए निकल गया। हत्या करने के बाद भी वो अपनी बहन से सामान्य रूप से बात कर रहा था। कार की डिग्गी में डेड बॉडी था, इसलिए उसकी चाबी अपने पास रखा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रहा था कि वो डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाए। जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है तो नवीन के घर पर एक पार्किंग है और वहीं एक वेंटिलेशन शाफ्ट था। तो रात में नवीन उस डेड बॉडी को उस वेंटिलेशन शाफ्ट में रख देता है और डेड बॉडी को कोई देख ना सके, इसलिए उसके ऊपर एक टूटा हुआ कांच रख देता है और डेड बॉडी के बदबू से बचने के लिए परफ्यूम छिड़कता है। जब ये बात आरजू के परिवार को पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इस तरह नवीन मर्डर को एक्सेप्ट करता है और नवीन जेल चला जाता है। अब आप सभी बताना दोस्तों कि क्या नवीन ने उस लड़की को मार के सही किया? मेरे ओपिनियन से ये 100% गलत है, क्योंकि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी की बहन, किसी की बेटी को मारने का। खैर, ये वीडियो किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, ये वीडियो आप सभी के अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। अगर आपको ऐसे ही क्राइम वीडियोस पसंद है तो ये पूजा दे वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।